चलो आज तुमसे इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब मुझे मत देना, इसका जवाब तुम खुद को देना। जब तुमने ये सीरीज शुरू की थी, जब तुमने पहली बार द 48 लॉज ऑफ पावर का नाम सुना था, तब तुम्हारे मन में एक सेकंड के लिए क्या आया था? क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, या फिर एक हल्की सी गिल्ट, एक आवाज जो बोली ये तो मैनिपुलेशन सिखाता है, ये तो गलत है। अगर वो गिल्ट आई थी तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं आई तो भी ये चैप्टर तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो चीज हम आज समझेंगे वो सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, ये उस सबसे बड़े झूठ के बारे में है जो तुम बचपन से सीखते आए हो। बचपन में एक लेसन लगभग हर इंसान को दिया जाता है, घर में, स्कूल में, रिलीजन में या सोसाइटी में, और वो लेसन है कि अच्छे लोग पावर नहीं चाहते, पावर सिर्फ बुरे लोग चाहते हैं। ये बात इतनी बार इतने अलग अलग तरीकों से बोली जाती है कि धीरे धीरे वो सच लगने लगती है। कार्टून्स में विलन्स पावर चाहते हैं, हीरो सिर्फ सही काम करना चाहता है। कहानियों में जो राजा पावर का भूखा होता है वो अक्सर बुरा होता है। रिलीजन में ह्यूमैनिटी को अच्छा बताया जाता है और एम्बिशंस को अक्सर शक्ति नजर से देखा जाता है। और धीरे धीरे एक एवरेज इंसान ये मान लेता है कि पावर से दूर रहना ही नोबिलिटी है, कि जो पावर नहीं मांगता वो अच्छा इंसान है, और जो अपनी पोजीशन, अपना इन्फ्लुएंस और अपनी रिच बढ़ाना चाहता है उसके इरादों में जरूर कोई खराबी होगी। फिर वो इंसान ऑफिस में जाता है और अपनी लाइफ जीता है, और एक दिन नोटिस करता है कि कोई और जो शायद उससे कम कैपेबल भी था उससे आगे निकल गया। प्रमोशंस उस आदमी को मिल गई, क्रेडिट किसी और को मिल गया, इन्फ्लुएंस वहाँ शिफ्ट हो गया जहाँ वो था ही नहीं। और फिर वो कहते हैं किस्मत, पॉलिटिक्स या ये दुनिया ही गलत है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसने एक गेम खेलना ही नहीं सीखा, एक ऐसा गेम जो उसके पैदा होने से पहले से ही चल रहा था। उसने सोचा गेम ना खेलना ही अच्छा है, जबकि असल में वो सिर्फ हार रहा था और उसे पता भी नहीं था। पावर का असली मतलब फोर्स नहीं होता, पावर का मतलब डर नहीं होता, पावर का मतलब ये भी नहीं कि तुम किसी को दबा सको। पावर का सबसे सीधा मतलब है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। सोचो, सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे दिन का शेड्यूल तुमने डिसाइड किया या किसी और ने? तुम्हारी सैलरी तुम्हारी मेहनत के हिसाब से तय होती है या किसी और के प्रिसेप्शन के हिसाब से? तुम्हारी रिलेशनशिप्स में जो डिस्कशंस होते हैं वो तुम्हारी जरूरतों से निकलते हैं या सिर्फ सिचुएशंस तुम्हें धक्का देती रहती है? तुम्हारे करियर में अपॉर्चुनिटीज इसलिए आती है क्योंकि तुम कैपेबल हो, या इसलिए क्योंकि सही लोग तुम्हें सही वक्त पर जानते हैं? ये सब पावर का सवाल है। पावरलेस इंसान वो नहीं जो गरीब है या छोटा है, पावरलेस इंसान वो है जो अपनी लाइफ की डायरेक्टर सीट पर नहीं बल्कि बैक सीट पर बैठा होता है और बस यही उम्मीद करता रहता है कि ड्राइवर उसे सही जगह ले जाएगा। पावर का मतलब है अपनी कहानी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लेना, और ये सिर्फ अलाउ नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि पावर का मिसयूज बिल्कुल रियल है और इसके एग्जांपल्स इतने बड़े हैं कि हम मिसयूज और पावर के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हिटलर के पास पावर थी इसलिए पावर बुरी लगती है। कॉर्पोरेट अधिकारी जो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं उनके पास पावर होती है, और पॉलिटिशियंस जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं उनके पास भी पावर है और इसीलिए पावर बुरी लगती है। लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी लॉजिकल गलती करते हैं। याद रखना, आग से घर भी जल सकता है और उसी आग से घर का खाना भी पकता है। पावर भी एक टूल है और हर एक टूल का मिसयूज हो सकता है। चाकू से सब्जी काटी जाती है और खून भी किया जा सकता है। इंटरनेट से नॉलेज मिलती है और फ्रॉड भी होता है। मतलब टूल कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। और जब तुम पावर को समझना ही चूज नहीं करते, केवल सिर्फ इस डर से कि तुम कहीं बुरे ना बन जाओ, तब ये दुनिया अच्छी नहीं हो जाती। बस इतना होता है कि पावर किसी और के हाथ में चली जाती है, और वो कोई और हमेशा उतना नोबल नहीं होता जितना तुम होते हो। हम गांधी जी को अक्सर एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिन्होंने कभी पावर नहीं चाही, जो सिर्फ सिंपलिसिटी में जीते रहे, जो हम्बल थे, जो सीधे थे, और इसी वजह से लोग उन्हें पावरफुल मानते हैं। एक बात जो कम लोग समझते हैं, गांधी जी ने सिर्फ अपनी बातों से लीडरशिप नहीं की, उन्होंने अपनी सिंपलिसिटी को भी लीडरशिप की ताकत बना दिया। उनकी धोती, उनका कुर्ता और उनकी भूख हड़ताल ये सिर्फ पर्सनल चॉइसेस नहीं थी, धीरे धीरे ये ऐसा सिंबल बन गई जिन्होंने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ दिया और ब्रिटिश एम्पायर पर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया। ये पावर एक अलग लैंग्वेज थी, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें तलवार नहीं चलती लेकिन पूरी दुनिया की नजर बदल जाती है। ठीक इसी तरह नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। जब वो बाहर आए तब उनके पास ना कोई आर्मी थी, ना पैसा और ना कोई ऑफिशियल पोजीशन, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनकी बात सुनती थी।
क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 27 सालों में एक ऐसी मोरल अथॉरिटी बना ली थी जो खुद एक ताकत बन गई। और ये भी पावर है, और ये भी एक दिन में नहीं बनी। पावर का मतलब हमेशा डोमिनेशन नहीं होता। कभी कभी पावर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब तुम बोलते हो तब लोग सुनते हैं, जब तुम खड़े होते हो तब लोग साथ खड़े हो जाते हैं, और जब तुम डिसीजन लेते हो वो डिसीजन सिर्फ सुना नहीं जाता, उस पर भरोसा भी किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब मैनिपुलेशन का मैनुअल लिखने के लिए नहीं लिखी। ये किताब डिकोडर है, एक ऐसी की जो इंसानों के बिहेवियर को समझने का दरवाजा खोलती है। हर रोज, हर ऑफिस में, हर रिलेशनशिप में, हर बिजनेस में और हर पॉलिटिकल स्टेज पर पावर का गेम खेला जाता है। ज्यादातर लोग इन गेम्स का सिर्फ पीसेस होते हैं, उन्हें चलाया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग प्लेयर्स होते हैं, वो गेम खेलते हैं लेकिन सिर्फ अपने भरोसे से। लेकिन बहुत कम लोग बोर्ड को देख पाते हैं, उन्हें समझ आता है गेम क्या है, रूल्स क्या है और असली स्टेज क्या होती है। और ये सीरीज तुम्हें उन बहुत कम लोगों में शामिल करने की कोशिश है, क्योंकि जिस दिन तुम बोर्ड देखना सीख जाते हो उस दिन एक अजीब चीज होती है। तुम ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं बन जाते, तुम ज्यादा अवेयर बन जाते हो, ज्यादा फ्री हो जाते हो, क्योंकि अब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता बिना तुम्हारे नोटिस किए। अब तुम खुद डिसाइड करते हो कब गेम खेलना है, कब गेम से बाहर रहना है और कब टेबल ही पलट देनी है। हर लोग के साथ हम एक रियल कहानी देखेंगे, कभी हिस्ट्री से, कभी आज की दुनिया से। हम देखेंगे कब उस लॉ ने किसी को ऊपर उठाया और कब उस लॉ ने किसी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये लॉस डबल एज्ड है, इन्हें समझना जरूरी है, लेकिन इन्हें अंधे होकर फॉलो करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम किसी लॉ को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे और ना ही बिना सोचे उसे रिजेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ एक काम करेंगे, उसे समझेंगे सच्चाई के साथ, हिस्ट्री के साथ और साइकोलॉजी के साथ। और हो सकता है कुछ चैप्टर्स तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दें, कुछ मोमेंट्स पर तुम्हें याद आए कि ये लॉस तुम्हारे खिलाफ पहले भी यूज हो चुके हैं, और कुछ जगह तुम खुद को पकड़ लोगे कि बिना जाने तुमने भी इस लॉ का इस्तेमाल किया था। और शायद वही इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा जब तुम रुक कर कहोगे, ओ तो ये इसलिए हुआ था। और जिस दिन तुम दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम सिर्फ द 48 लॉस नहीं पढ़ रहे होंगे, तुम इंसानों को पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।